हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि बच्चों आपको पता है, कल हमारे पास यूपी आयुष काउंसलिंग का जो गाइडलाइंस है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर वो जो गाइडलाइंस है उसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि वो गाइडलाइंस जो आई हैं वो हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो प्योर हिंदी के अंदर लिखी गई है और कुछ बातें ऐसी हैं जो उनके लिए नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही कि उसका क्या मतलब हो सकता है, क्या मतलब नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यूपी आयुष काउंसलिंग की जो नई गाइडलाइंस आई है उसकी समरी बताऊंगा। मैं पूरा शेड्यूल यहाँ पे आपको जो है नहीं दिखाऊंगा। पूरा शेड्यूल के अंदर जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानने जरूरी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है वो सारी मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली है। ये सारी गाइडलाइंस मैं अब आपको जो बताने वाला हूँ। पूरा शेड्यूल अगर आपको पढ़ना है, पूरा शेड्यूल अगर आप देखना चाहते हो कि क्या क्या नई गाइडलाइंस आई है 2024-25 बैच के लिए, तो उसको मैं पूरे अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये शो हो रहा होगा। ये पूरा का पूरा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वीडियो के अंदर मैं आपको मेन पॉइंट्स इस पूरे ब्रोशर के अंदर, इस पूरे शेड्यूल के अंदर जो भी समरी आई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग से पहले, वही चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला इस पॉइंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे मैंने पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट, पहला जो है फर्स्ट राउंड उसको फ्री एग्जिट कर दिया गया है। पहले नहीं था, यानी कि पिछले साल जो काउंसलिंग होती थी उसमें ऐसा नहीं होता था, पहले नहीं था, लेकिन इस साल से जो आपका फर्स्ट राउंड होगा उसमें आप फ्री एग्जिट जो है वो कर सकते हो। अब ये जो फ्री एग्जिट होता है इसका मतलब क्या होता है? फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं आया फर्स्ट राउंड में, आप उसको छोड़कर सेकंड राउंड के अंदर क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि फ्री एग्जिट जो है वो कर सकते हो कि भाई मुझे फर्स्ट राउंड का कॉलेज पसंद नहीं आया, मैं सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा, कोई दूसरा कॉलेज जो है वो देखूंगा। ये थी पहली गाइडलाइंस। दूसरी, ये जो शेड्यूल आया है इसमें हमारे पास काउंसलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो जब तक एमसीसी आउट करेगा अपनी काउंसलिंग, ठीक है, तभी हमारे पास ये जो शेड्यूल आएगा। अभी शेड्यूल नहीं आया है कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। यहाँ पे सिर्फ गाइडलाइंस आई है, गाइडलाइंस के बारे में हम आपके बात करेंगे, यानी कि जस्ट गाइडलाइंस हियर। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, अब गाइडलाइंस ही आई है। तीसरे नंबर का पॉइंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्कूलिंग के बारे में। ठीक है, अगर आपकी स्कूलिंग 10th और 12th यूपी से ही है, अगर आपकी स्कूलिंग 10th और 12th यूपी से ही है, तो आपको कोई भी डोमिसाइल की नीडेड नहीं है। गवर्नमेंट के लिए भी, फॉर गवर्नमेंट के लिए भी आपको कोई भी डोमिसाइल नीडेड नहीं है। अगर आपका स्कूल 10th और 12th दोनों ही आपके यूपी से हैं, अगर आपका स्कूल 10th और 12th दोनों यूपी से है, तो आपको किसी भी डोमिसाइल की नीड नहीं है, ना गवर्नमेंट के लिए ना प्राइवेट के लिए। लेकिन अगर दोनों में से एक स्कूलिंग आपकी यूपी की है और दूसरी स्कूलिंग आपकी कहीं बाहर की है, तब आपको डोमिसाइल की जरूरत जो है वो पड़ेगी। यानी कि अगर आपके दोनों में से एक स्कूलिंग अगर बाहर की, मान लो आपने 10th तो यूपी से की थी, यूपी से, लेकिन आपने जो 12th है वो कहां से कर ली, एमपी से कर ली, ठीक है, तब आपको डोमिसाइल की जो है जरूरत पड़ेगी। दोनों एक साथ आपकी यूपी में होनी चाहिए, दोनों में से एक भी मिसिंग है, अगर आपकी 10th 12th आपकी यूपी से है या 10th आपकी कहीं और से, तभी आपको डोमिसाइल जो है वो लगेगा ही लगेगा। इसके साथ साथ जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं, यानी कि जो दूसरी स्टेट के बच्चे हैं, अगर वो यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको भी डोमिसाइल की नीड नहीं है। दूसरी स्टेट का बच्चा अगर कोई यूपी में जाके प्राइवेट कॉलेज लेना चाहता है, तो उनको किसी भी प्रकार की डोमिसाइल की नीड नहीं है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर 4 पे जो गाइडलाइंस आई है इन 2023, ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होने वाला है, सबसे ज्यादा 2023 में, यानी कि जिन बच्चों ने पिछले साल काउंसलिंग की थी उसके बाद उन्होंने सीट नहीं ली है, ड्रॉप ले लिया था, अब फिर से वो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो 2023 में जिन बच्चों ने स्टे वैकेंसी राउंड में सीट उनको अलॉट होगी थी, ऐसे बच्चे 2023 के अंदर जिन बच्चों को स्टे वैकेंसी यानी कि जो लास्ट राउंड होता है उसके अंदर अगर आपको सीट अलॉटेड होगी थी, बट यू नॉट ज्वाइन, अगर लेकिन आपने उस सीट के बदले में जो आपको कॉलेज मिला था आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, दोबारा से समझ लो, 2023 के अंदर जिन बच्चों को लास्ट स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ था, लेकिन उन्होंने वो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, उस कॉलेज के अंदर उन्होंने सीट नहीं ली, वैसे जो बच्चे हैं इस साल जो है वो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कैन पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। ऐसे बच्चे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, कांट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, यानी कि इस साल वो बच्चे जो काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसी साल जो बच्चे 2024-25 बैच वाले भी हैं, जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो उनको भी खास करके ध्यान रखना है कि जो भी कॉलेज आपको स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर अलॉट होगा वो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर वो आप कॉलेज नहीं लेते हो तो आने वाली 2025 की काउंसलिंग में फिर आप भी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। इसके अलावा और क्या क्या मेजर गाइडलाइंस है वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट गाइडलाइंस है रजिस्ट्रेशन फी को लेकर। तो रजिस्ट्रेशन फी आपकी जो वो कितनी रहने वाली है, तो 2000 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फी रहेगी, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल होगी, जो कि आपको वापस नहीं मिलेगी। 2000 रुपए आपको सबमिट करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी मनी जो रहेगी वो रहेगी 30,000, जो कि आपकी रिफंडेबल होगी।
ठीक है। ये जो आपकी रिफंडेबल होती है, अगर आप काउंसलिंग के अंदर कोई गलती नहीं करते तो आपको रिफंडेबल हो जाएगी, या फिर अगर ऐसे बच्चे जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं होती है, लेकिन इसकी कंडीशंस होती है, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती तभी ये रिफंड होगी। दूसरा, आपने काउंसलिंग के अंदर कोई गलती ना की हो तभी ये रिफंड होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपके सारी वेरिफिकेशन है या फिर कोई गलती आप नहीं करते काउंसलिंग के अंदर, तो ये अमाउंट जो आपको रिफंडेबल हो जाएगी। लेकिन ये रिफंडेबल होगी जनवरी फरवरी तक, कभी कभी तो मार्च भी आ जाता है, तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद ये तो होगी रजिस्ट्रेशन भी। अगर जो बच्चे प्राइवेट एमबीबीएस यूपी के किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसे कि एमबीबीएस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्राइवेट में, तो उनको 2 लाख रुपया जो सबमिट करना पड़ेगा। कितना सबमिट करना पड़ेगा? 2 लाख रुपया। अगर आप 2 लाख रुपया सबमिट करते हो तो आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों में काउंसलिंग जो है वो क्या कर सकते हो, करवा सकते हो, गवर्नमेंट के लिए भी प्राइवेट के लिए भी, अगर आप 2 लाख सबमिट करते। लेकिन अगर आप ये अमाउंट करोगे तो इसके लिए सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर पाओगे, प्राइवेट के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। किसके? एमबीबीएस के। इस चीज का आपको खास करके जो है ध्यान रखना है। उसके बाद पार्टिसिपेट इन बोथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 2 लाख रुपया दोगे तो 2 लाख रुपया देने से आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे कि आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग भी कर सकते हो, प्राइवेट की भी कर सकते हो। लेकिन ये अमाउंट दोगे तो इससे आप प्राइवेट एमबीबीएस की काउंसलिंग जो है वो आप नहीं कर सकते। प्राइवेट के अंदर आपको एमबीबीएस की काउंसलिंग करवानी है तो आपको 2 लाख रुपया सबमिट करना पड़ेगा। तो 2 लाख सबमिट करोगे तो दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का खुलेगा, प्राइवेट का ऑप्शन नहीं खुलेगा। वैसे ही अगर आप बीडीएस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको 1 लाख रुपया क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा, अगर आप प्राइवेट बीडीएस के अंदर जो पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। आफ्टर दैट इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करवानी पड़ेगी इन स्ट्रे में। स्ट्रे में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। जो स्ट्रे राउंड होता है कितने रुपए की? 1000 रुपए की, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। 1000 रुपए आपका जो है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी दोबारा से स्ट्रे में। कब करवानी पड़ेगी? अगर आपको इफ सीट्स नॉट अलॉटेड, अगर आपको राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में सीट अलॉट नहीं होती है, अगर आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर सीट अलॉट नहीं होती है, तो अगर आप स्टे में जाना चाहते हो तो स्टे में आपको दोबारा से 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन है जो वो क्या करनी पड़ेगी? करवानी पड़ेगी एट अ टाइम। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है नोडल सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा, जिसमें आपकी चूज को डॉक्यूमेंट्स के लिए चूज 1, ठीक है, 1 आपको एक नोडल सेंटर चूज करना पड़ेगा, जिसकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आपके सारे नोडल सेंटर्स होंगे, इनमें से आपको एक नोडल सेंटर आपका चूज करना है। वहां जाके आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, वो आपका आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा नोडल सेंटर आपका बना है, कैसे जाना है, कब जाना है, वो सब कुछ आपको एट अ टाइम बताया जाएगा जब आपकी काउंसलिंग जो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इन नोडल सेंटर में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होता है। ये नोडल सेंटर में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं? वेरीफाई होते हैं, जहां से आपको पता चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो वो सही है या फिर नहीं है, उसमें क्या गड़बड़ी है या फिर नहीं गड़बड़ी, वो सब कुछ आपको नोडल सेंटर ही क्या करेगा? बताएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं तो आगे का फर्दर प्रोसीजर आपका क्या करेगा? कंटिन्यू होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट गाइडलाइंस है वो भी मैं आपको फटाफट अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, राउंड 1, 2, 3, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि राउंड 1, 2, 3 से अगर आप चाहो तो आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप राउंड 1, 2, 3 से 4 में आते हो, ठीक है, राउंड 1, 2, 3 से आप किस में आते हो? राउंड 4 में आते हो, तो आपको न्यू स्ट्रे रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप रिजाइन करते हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर आपको राउंड 1, 2, 3 में सीट नहीं भी मिलती है तब भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन है वो न्यू करवानी ही पड़ेगी राउंड 4 के अंदर आके। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है कि अगर आपको राउंड 1, 2, 3 में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तब भी आपको 4th राउंड की न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर आप इनमें से किसी कॉलेज को रिजाइन देते हो कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, चाहे वो 1 का है, चाहे वो 2 का, चाहे वो 3 का, तब भी आपको 4th राउंड के अंदर आके न्यू रजिस्ट्रेशन है वो करवानी ही पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में क्या लिखा है इन्होंने, अगर आपको कॉलेज अलॉटेड, मान लो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है या फिर सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, मान लो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर, एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, अगर मान लो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाता है बट यू रिजाइन, अगर आपको मान लेते हो आप उसको रिजाइन देते हो कि नहीं मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, या फिर आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो कि नहीं भाई मुझे ये रिजाइन दे दी या फिर मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए जो मुझे फर्स्ट राउंड के अंदर मिला है, ठीक है। तो सेकंड राउंड में आप जब करोगे देन जब आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको न्यू चॉइस फिलिंग जो वो करनी पड़ेगी। उसमें जो आपको पुराने वाला कॉलेज होगा जो पहले आपको मिला होगा, आप उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते और ऑटोमेटिकली वो आपकी कॉलेज है उसकी जो सीट होगी वो क्या हो जाएगी? कैंसिल भी हो जाएगी। और उस टाइम पे आपको जो न्यू चॉइस फिलिंग करनी है, न्यू कॉलेजेस जो है उसके अंदर आपको लिस्ट के अंदर क्या करने पड़ेंगे? डालने पड़ेंगे। दोबारा से अच्छे इस पॉइंट को समझ लो। मान लो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई कॉलेज ज्वाइन हुआ, ठीक है, आपने उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया या फिर आपने उस कॉलेज को क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया। तो जब नेक्स्ट काउंसलिंग होगी नेक्स्ट राउंड के अंदर, तो उस राउंड के अंदर आप उस कॉलेज को दोबारा से नहीं ज्वाइन कर सकते, ना ही उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग के अंदर जो है वो डाल सकते हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो कॉलेज की सीट जो वो आपकी कैंसिल जो है वो हो जाएगी। आपको न्यू कॉलेजेस जो है वो डालने पड़ेंगे, न्यू चॉइस फिलिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी।
उसके बाद आफ्टर सेकंड राउंड के बाद आप रिजाइन जो है देते हो, अगर आप सेकंड राउंड के बाद रिजाइन देते हो, ठीक है, तो उसके बाद नो सिक्योरिटी मनी बैक, आपको तो कोई सिक्योरिटी मनी जो वो बैक नहीं मिलेगी। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर आप सेकंड राउंड के बाद रिजाइन दे देते हो, ठीक है, सेकंड राउंड के बाद आप रिजाइन दोगे तो नो सिक्योरिटी मनी बैक, आपको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर आप सेकंड राउंड में अपग्रेड करते हो, सेकंड राउंड में आप क्या करते हो, अपग्रेड करते हो किसमें, थर्ड राउंड में अगर आप सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में क्या करते हो, अपग्रेड करते हो और कोई कॉलेज चूज नहीं करते, तो 50% मनी आपकी जो है वो क्या करी जाएगी, बैक आपको मिलेगी। 50% जो है वो गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी, जो भी आपको मतलब काउंसलिंग करवाता है उसके खाते में जो वो चली जाएगी। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। अपग्रेड कराते हो सेकंड से थर्ड राउंड में, तो थर्ड कॉलेज में आप कोई कॉलेज चूज नहीं करते हो या फिर आप कोई कॉलेज नहीं लेते हो, तो वो फिर तो पूरी अमाउंट ही चली जाएगी। लेकिन अगर आप चूज ही नहीं करोगे कोई कॉलेज को, तो 50% आपकी जो मनी है वो क्या करी जाएगी, आपके पास मिलेगी। 50% मनी जो भी आपने सबमिट की होगी, कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस, सिक्योरिटी अमाउंट जो भी आपने खर्चा किया होगा, उसका 50% ही आपको क्या मिलेगा, वापिस मिलेगा। क्योंकि अपग्रेड के अंदर आपको पहले पिछले वाले कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी ट्यूशन फी देनी पड़ेगी, चाहे वो 10 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, 6 लाख है, तो उसका सिर्फ 3 लाख ही आपको क्या मिलेगा, वापस मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको डीडीडी सबमिट करना पड़ेगा। डीडीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट आपको जो बनाना पड़ेगा, किसके नाम का बनाना है वो आपको ब्रोशर के अंदर मिल जाएगा, लेकिन जब काउंसलिंग शुरू होगी तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल जो होगा वो आपका कॉलेज लेवल के ऊपर होगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये कॉलेज वाले खुद ही करवाएंगे आपका मेडिकल। उसके बाद अगर आप कोई रिजाइन देते हो, अगर आपको कोई रिजाइन देना, किसी कॉलेज के अंदर रिजाइन देना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकली प्रेजेंट होना होगा उस कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज के अंदर आप जो है वो रिजाइन देना चाहते हो। आप ऑनलाइन कुछ नहीं कर सकते, आपको खुद जाना पड़ेगा उस कॉलेज के अंदर जिस कॉलेज के लिए आप रिजाइन देना चाहते हो। यानी कि मान लो मैंने पहले ये कॉलेज चूज कर लिया, मान लो मैंने कोई लखनऊ का कॉलेज जो है वो चूज कर लिया, लेकिन अब मुझे ऑल इंडिया से कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। इफ यू हैव अलॉट एनी अदर कॉलेज इन लाइक ऑल इंडिया से आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया, तो जो आपने लखनऊ से कॉलेज आपको मिला था, आप उसके अंदर अपनी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट आपको करवाए थे, वो खुद फिजिकली वहां जाना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मुझे ऑल इंडिया से जो कॉलेज अलॉट हो गया, मुझे आपके कॉलेज का अब क्या करना है, रिजाइन देना है। यानी कि ये सारा कुछ काम जो है खुद जाके आपको करना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड सिस्टम भी होता है बच्चों। बॉन्ड सिस्टम आपका गवर्नमेंट होगा, प्लस सिक्योरिटी अमाउंट जो वो आपकी वापस चली जाएगी। कैसे, इफ यू लीव सीट आफ्टर ज्वाइन कॉलेज, मान लो आपको कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो और आप उसको छोड़ दोगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो बॉन्ड होगा गवर्नमेंट कॉलेज का, मतलब जितना भी उसमें लिखा होगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी फीस उसमें लिखी होगी वो भी आपको देनी पड़ेगी। साथ में उनकी सिक्योरिटी अमाउंट जो आपने सबमिट की थी वो भी आपकी क्या कर जाएगी, चली जाएगी। यानी कि अगर आप कॉलेज को लेने के बाद उसको क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, तो इस चीज का आपको खास करके जो ध्यान रखना। बॉन्ड जो प्राइवेट में भी होता है, ये आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्राइवेट कॉलेज में कितना बॉन्ड होता है, कितना नहीं होता। लेकिन आपका बॉन्ड सिस्टम वहां भी होगा, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। गवर्नमेंट में आपकी फीस भी चली जाएगी, सिक्योरिटी अमाउंट भी चली जाएगी, अगर आप सीट को लेने के बाद क्या करोगे, छोड़ दोगे, ज्वाइन करने के बाद, अगर आप कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद छोड़ दोगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर की एक और गाइडलाइन है, स्टे राउंड ज्वाइन। अगर आप स्टे राउंड में ज्वाइन करते हो, इफ नॉट अलॉटेड एनी सीट इन एनी काउंसलिंग, ठीक है, तो स्टे वैकेंसी में आप तभी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर जो है वो सीट अलॉट नहीं होती है किसी भी काउंसलिंग में से। इस चीज का खास करके ध्यान रखना। अगर आप कोई दूसरी काउंसलिंग के साथ साथ कर रहे हो लेकिन उधर से आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, या फिर अगर आप यूपी की काउंसलिंग कर रहे हो उसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आपको कोई भी सीट, अब तक कहीं से भी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, तभी आप जो स्टे वैकेंसी राउंड को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो यूपी के अंदर। तो आई होप आपको सारी की सारी जो गाइडलाइन अच्छे से समझ लगी होगी। यही सारी की सारी मेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी जो आपके काम की थी। बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मैंने पूरी पीडीएफ भेज दी, वहां जाके आप पढ़ लो। इसके अलावा इनकी कोई और मेजर अपडेट निकल कर सामने आते हैं तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचा देगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई इजीली आप तक क्या कर सके, पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा।